जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आया हूँ एक बार फिर आपके सामने वन लाइनर साइंस की क्लास लेकर मेरे दोस्तों। इसमें हम वन लाइनर्स विज्ञान के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों। और हमने इस सीरीज का नाम रखा है नौकरी का धमाका। इसमें हम मेरे दोस्तों 2000 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और ये मेरी दोस्तों 10वीं वीडियो है। अब देखिए, पहला वन लाइनर आज का पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त मेरे दोस्तों तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होती है मेरे दोस्तों? तो 7% होती है। अगला वन लाइनर, रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है मेरे दोस्तों। एक वयस्क मनुष्य में कितने लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर होता है मेरे दोस्तों। अगला वन लाइनर है, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कितने लीटर रक्त कम होता है? आधा लीटर। ठीक है मेरे दोस्तों। अगला वन लाइनर, मुख्यतः रक्त कितने भागों में बटा होता है? 2। प्लाज्मा व रुधिराणु 2 भागों में बटा होता है। रक्त का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 60% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में कौन से तत्व कितनी मात्रा में पाए जाते हैं? जल 90%, प्रोटीन 7%, लवण 0.9%, ग्लूकोज 0.1%। अगला देखिए वन लाइनर, प्लाज्मा के प्रमुख कार्य क्या हैं मेरे दोस्तों? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा द्वारा होता है। ठीक है, अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं। जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं मेरे दोस्तों। रुधिराणु को कितने प्रकार में बांटा जा सकता है? 3 प्रकार के रुधिराणु होते हैं, या रुधिर कणिकाएं कह सकते हैं। 3 प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिका आरबीसी, श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी, और रक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स। ठीक है मेरे दोस्तों, आपने सुना होगा डेंगू में कहते हैं हम लोग प्लेटें कम हो जाती हैं। देखिए मेरे दोस्तों, वो प्लेटलेट्स होती हैं जिन्हें हम रक्त बिंबाणु कहते हैं। ठीक है, वो प्लेटें नहीं होती हैं। आगे देखिए, अगला वन लाइनर है, स्तनधारियों के लाल रक्त कण किस प्रकार के होते हैं? उभयाबतल होते हैं मेरे दोस्तों। अगला वन लाइनर है, लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। अगला वन लाइनर है, भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यकृत और प्लीहा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है मेरे दोस्तों। अगला वन लाइनर, लाल रक्त कणिकाओं की कब्रगाह मतलब ये कह लीजिए कब्रिस्तान कौन होता है? तो यकृत व प्लीहा कब्रिस्तान होते हैं मेरे दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं के, या कब्रगाह कह सकते हैं। देखिए, रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है मेरे दोस्तों। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लोह यौगिक कौन सा है? हीमेटीन है मेरे दोस्तों, जो लोह यौगिक है। अगला वन लाइनर, लाल रक्त कणिका का मुख्य काम क्या है मेरे दोस्तों? शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाना। ये मेरे दोस्तों लाल रक्त कणिका का मुख्य कार्य है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रक्त क्षीणता या एनीमिया हो जाता है। सोते वक्त लाल रक्त कणिका कितनी कम हो जाती है मेरे दोस्तों? 5% कम हो जाती हैं। जो लोग लगभग 4200 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं उनमें लाल रक्त कणिकाओं में वृद्धि पाई जाती है 30% की मेरे दोस्तों। अगला वन लाइनर है मेरे दोस्तों, हम बात करते हैं अगले वन लाइनर की। तो देखिए मेरे दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या ज्ञात की जाती है हीमोसाइटोमीटर से मेरे दोस्तों। श्वेत रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड, कभी कभी यकृत व प्लीहा में होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, लिम्फ नोड में, कभी कभी यकृत व प्लीहा में। श्वेत रक्त कणिका जीवन काल कितने दिन का होता है? 2 से 5 दिन का होता है। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य है शरीर का रोगों के संक्रमण से बचाना। श्वेत कणिकाओं का अधिकांश भाग किसका बना होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का न्यूट्रोफिल्स का। ठीक है मेरे दोस्तों, न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का मुख्य कार्य है रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करना। लाल रक्त कणिकाओं तथा श्वेत रक्त कणिकाओं का अनुपात होता है 600:1। ठीक है, यानी 600 पर 1 श्वेत रक्त कणिका होती है। 600 लाल रक्त कणिकाओं में के बराबर एक जो है मेरे दोस्तों श्वेत रक्त कणिका होती है। रक्त बिंबाणु कहाँ पाए जाते हैं?
केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के खून में। ठीक है, अगला वन लाइनर है, रक्त बिंबाणु का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है मेरे दोस्तों। रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितने दिन का होता है? 3 से 5 दिन का होता है मेरे दोस्तों। रक्त बिंबाणु की मृत्यु कहाँ होती है मेरे दोस्तों? प्लीहा में होती है। रक्त के क्या क्या काम है? लैंगिक भरण में सहायता करना मेरे दोस्तों, घावों को भरना, शरीर के ताप का नियंत्रण करना, शरीर की रोगों से रक्षा करना, रक्त का थक्का बनाना, शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना। ये सारे काम किसके हैं मेरे दोस्तों? रक्त के कार्य हैं। रक्त का थक्का बनने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है मेरे दोस्तों? तो देखिए मेरे दोस्तों, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन मेरे दोस्तों, जैसे ही चोट लगती है तो हमारे रक्त में देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन होते हैं। ये मेरे दोस्तों कैल्शियम के साथ जोड़कर बनाते हैं थ्रोम्बिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम, ये तीनों मिलकर आपस में बना लेते हैं थ्रोम्बिन, जैसे ही चोट लगी। फिर उसके बाद थ्रोम्बिन मेरे दोस्तों फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ मिलकर फाइब्रिन बना लेता है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये फाइब्रिन क्या होता है मेरे दोस्तों? ये मेरे दोस्तों फाइब्रिन जो है एक प्रकार का रेशा होता है, और फाइब्रिन प्लस रक्त बिंबाणु ये आपस में मेरे दोस्तों रक्त का थक्का बना लेते हैं, एक जाला सा बना लेते हैं जिसमें सारी रुधिर कणिकाएं फंस जाती हैं और फिर रक्त नहीं बहता। ठीक है, तो इसकी प्रक्रिया समझ लीजिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम क्या बनाएंगे? थ्रोम्बिन। फिर जो थ्रोम्बिन बनेगा मेरे दोस्तों वो फाइब्रिनोजन से क्रिया करके फाइब्रिन बनाएगा, और फाइब्रिन प्लस फिर फाइब्रिन जो है मेरे दोस्तों रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट से क्रिया करके रक्त का थक्का बना लेगा, और इस प्रकार खून बहना रुक जाएगा। अगला वन लाइनर है मेरे दोस्तों, रुधिर में प्लाज्मा के अंदर प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजिन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है मेरे दोस्तों? विटामिन के। तभी तो कहते हैं मेरे दोस्तों रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है। अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं, रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन है? फाइब्रिनोजन है मेरे दोस्तों। अनिवार्य प्रोटीन कौन है? फाइब्रिनोजन। रक्त का थक्का बनाने आवश्यक विटामिन कौन सा है मेरे दोस्तों? विटामिन के। ठीक है मेरे दोस्तों, रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने की मेरे दोस्तों। मनुष्यों के रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो लाल रक्त कणिका पर पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं मेरे दोस्तों, जो कि मनुष्य के रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण है। अब मैं एक बात बता दूं मेरे दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आप जब जाएंगे प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहाँ पर आपको भूगोल की क्लासें मिलेंगी डिटेल में मेरे दोस्तों। बर्ड ज्योग्राफी का एक फोल्डर बना रखा है, उसमें मैं डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया है मेरे दोस्तों। आप ज़रूर मेरे दोस्तों जाइए प्लेलिस्ट में और ज़रूर मेरी जो है वीडियो को देखिए, आप निश्चित ही पाएंगे कि बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। और मेरे दोस्तों मैं बता दूं, मैंने ज्योग्राफी मॉक टेस्ट भी स्टार्ट किए हैं जिसमें लगभग 2000 प्रश्नों को कवर किया जाएगा। उसका भी जो है मेरे दोस्तों मैंने फ़ोल्डर अलग बना रखा है। और मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं ट्रिक के माध्यम से ज्योग्राफी पढ़ाई गई है, उसका भी फ़ोल्डर मैंने अलग से बना रखा है। और मेरे दोस्तों साइंस वन लाइनर भी चल रहा है, और भविष्य में जल्द ही एक एक महीने का करंट आपको मिलेगा। जल्द ही मेरे दोस्तों दिसंबर 2021 का पूरा करंट मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए मेरे दोस्तों। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए व एंटीजन बी मेरे दोस्तों। अगला वन लाइनर है, ए बी रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? एंटीजन ए व बी दोनों पाए जाते हैं। ए रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? एंटीजन ए पाया जाता है मेरे दोस्तों। ए रुधिर वर्ग में देखिए मेरे दोस्तों, जिस रुधिर में जौन सा एंटीजन होगा मेरे दोस्तों, ये एंटीजन कहाँ होते हैं? लाल रक्त कणिकाओं पर होते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, जिस रुधिर में जौन सा एंटीजन होगा वही जो है मेरे दोस्तों रुधिर वर्ग कहलाएगा। तो एंटीजन ए बी रुधिर वर्ग में एंटीजन ए व बी दोनों होंगे। ए रुधिर वर्ग में एंटीजन ए होगा और बी रुधिर वर्ग में एंटीजन बी होगा, और ओ में मेरे दोस्तों कोई भी एंटीजन नहीं होगा। ठीक है, ओ रुधिर वर्ग में मेरे दोस्तों ओ रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं होता है। अगला वन लाइनर है, किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी।
एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है मेरे दोस्तों, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। एंटीजन ए व एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी व एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते, ये बात बिल्कुल सत्य है मेरे दोस्तों। अगर एंटीजन ए है और अगर उसमें एंटीजन बी मिल जाए, सॉरी मेरे दोस्तों, अगर एंटीजन ए है और अगर एंटीबॉडी ए मिल जाए तो ये दोनों मेरे दोस्तों आपस में रिएक्ट कर जाएंगी। इसी प्रकार अगर एंटीजन बी है और एंटीबॉडी भी बी है तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगी मेरे दोस्तों? रिएक्ट कर जाएंगी। और रिएक्ट जब कर जाएंगी मेरे दोस्तों, रिएक्शन कर जाएंगी, तो फिर क्या होगा? रुधिर का थक्का बन जाएगा और फिर मेरे दोस्तों आदमी की मृत्यु हो जाएगी और रुधिर जो है जम जाएगा। तो ऐसा करने ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तो इसे कहते हैं रक्त का थक्का बनना मेरे दोस्तों, ठीक है। तो मेरे दोस्तों इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? रक्त का थक्का बनना, ठीक है। अब देखिए अगला वन लाइनर, रक्त का अभिश्लेषण, सॉरी मेरे दोस्तों, रक्त का थक्का नहीं, रक्त का अभिश्लेषण कहलाता है और इससे जो है रोगी की मृत्यु हो जाती है। तभी तो कहते हैं कि जो रुधिर वर्ग है उसी को वही रुधिर वर्ग चढ़ाना चाहिए क्योंकि उसमें विपरीत एंटीबॉडी होता है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखिए अगला वन लाइनर है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह है? तो ओ रक्त समूह सर्वदाता है। किस रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं? तो ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। देखिए आरएच तत्व या आरएच फैक्टर का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया? लैंडस्टीनर व विनर ने। लैंडस्टीनर व विनर 2 वैज्ञानिक थे। आरएच फैक्टर की खोज किस जानवर में हुई थी? तो बंदर में हुई थी मेरे दोस्तों। अगला वन लाइनर है, भोजन के अमाशय में पहुंचने पर पाइलेरी ग्रंथियों में से कौन सा रस निकलता है? जठर रस या गैस्ट्रिक जूस निकलता है। अगर हम भोजन जैसे ही अमाशय में पहुंचेगा तो पाइलेरी ग्रंथियाँ एक्टिव हो जाएंगी और उनसे जूस निकलना, रस निकलना शुरू हो जाए जिसे जठर रस या गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। अगला वन लाइनर है मेरे दोस्तों, अमाशय के ऑक्सीनेट्रिक कोशिकाओं में कौन सा अम्ल निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक HCl मेरे दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है ऑक्सीनेट्रिक कोशिकाओं से। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन से एंजाइम होते हैं? पेप्सिन व रेनिन, 2 एंजाइम होते हैं मेरे दोस्तों, पेप्सिन व रेनिन। पेप्सिन किसे खंडित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है? प्रोटीन को मेरे दोस्तों खंडित करेगा और सरल पदार्थों में कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन, ठीक है। तो प्रोटीन पर कौन सा एंजाइम क्रिया करता है? पेप्सिन। अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं, रेनिन दूध की घुली हुई प्रोटीन कैसिनोजिन को किस रूप में बदल देता है? तो मेरे दोस्तों जो दूध की प्रोटीन होती है, कैसीन बोल दीजिए, कैसिनाजिन बोल दीजिए, इसको जो है इस प्रोटीन को कौन सा एंजाइम क्रिया करता है? रेनिन। और क्या करता है? ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। अगला वन लाइनर देखिए, कौन सा एंजाइम प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा एमिनो अम्ल में बदलता है? तो ट्रिप्सिन। देखिए कौन सा एंजाइम प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा एमिनो अम्ल में बदलता है? ट्रिप्सिन, ठीक है। प्रोटीन और पेप्टोन को किस में बदल देता है? पॉलीपेप्टाइड तथा एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। कौन सा एंजाइम मंड या स्टार्च को घुलनशील शर्करा में बदल देता है? एमाइलेज। मेरे दोस्तों लार में भी एमाइलेज पाया जाता है और टाइलिन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, सिलाइवी एमाइलेज को ही हम टाइलिन बोलते हैं, यानी लार वाले एमाइलेज को टाइलिन एंजाइम बोलते हैं। कौन सा एंजाइम इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में बदल देता है? तो लाइपेज। यानी मेरे दोस्तों वसा पर कौन सा एंजाइम काम करता है? लाइपेज। कौन सा एंजाइम प्रोटीन एवं पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदल देता है? इरिप्सिन। इरिप्सिन मेरे दोस्तों प्रोटीन एवं पेप्टोन को एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। तो इरिप्सिन और मेरे दोस्तों ट्रिप्सिन, ये दोनों क्या हैं? प्रोटीन पर काम करने वाले एंजाइम है, इरिप्सिन और ट्रिप्सिन। अगला वन लाइनर है, देखिए कौन सा एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? माल्टेस, ठीक है, माल्टेस को ग्लूकोज में माल्टेस एंजाइम। कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रुक्टोज में बदल देता है? ठीक है, सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रुक्टोज में सुक्रेस। कौन सा एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में बदल देता है? तो लैक्टोज को 2 में तोड़ देगा ये, ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में, तो वो कौन सा है? लैक्टेस, ठीक है।
अगर माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ेगा माल्टेज, सुक्रोज को ग्लूकोज में फ्रक्टोज में तोड़ेगा सुक्रेस, लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में तोड़ेगा लैक्टेस। इसी तरीके से अगला वन लाइनर है मेरे दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन कितने लीटर अतिरिक्त रस निकलता है? तो 2 लीटर। पचे हुए भोजन को रुधिर में पहुंचाना क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है मेरे दोस्तों। इसी के साथ मेरे दोस्तों मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए मेरे दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।